नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश शुक्ला आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था शब्द भेद के बारे में कि शब्दों का जो विभेदीकरण है वह कितने प्रकार से होता है। तो हमने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत के आधार पे या उसे इतिहास के आधार पे कहें हम, रचना या बनावट के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण हमने देखा। अर्थ के आधार पे हमने देखा वर्गीकरण कि अर्थ के आधार पे या रचना बनावट के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो रचना या बनावट के आधार पे हम लोगों ने देखा था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसी प्रकार से स्रोत या इतिहास के आधार पे हम लोगों ने देखा था कि शब्दों का जब वर्गीकरण होता है उसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द के बारे में हमने चर्चा आपसे विस्तार पूर्वक की थी। और उसके बाद हमने विकार के संबंध में बात की थी कि विकार के संबंध में शब्दों का भेद कितने प्रकार से होता है। तो हमने पढ़ा था कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द, और उसके बाद अर्थ के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया। तो उसमें हमने पाया एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो इतने प्रकार के शब्दों की शब्द भेद में हमने चर्चा की। हमें आशा है कि ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और एक बात और कि आप इसके लिए एक अच्छी नोटबुक तैयार करिए जिसमें इन सभी का समावेश आप स्वयं करें। जो चीज़ें समझ में न आएँ उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। तो अब आज की जो क्लास हमारी है वह उपसर्ग से संबंधित है, ठीक है ना, कि हिंदी में उपसर्ग होते क्या हैं, उपसर्ग कहते किसे हैं, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, अरबी भाषा के उपसर्ग कौन से हैं, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग कौन से हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि उपसर्ग होते क्या हैं। तो देखिए, उपसर्ग, हेडिंग हमारी है उपसर्ग। उपसर्ग है क्या? आप लोगों ने 6 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग जो होते हैं वह शब्दों के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वह शब्दों के अंत में लग करके उनमें विकार उत्पन्न करते हैं। मतलब जो उपसर्ग होता है उसमें जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के पहले लगते हैं, ठीक है ना। शब्दों के पहले शब्द क्या होते हैं कि दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण और अक्षर में हमने आपको अंतर भी बताया था कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं, इसके संबंध में हमने आपको बताया था, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ण या अक्षर लगभग एक ही चीज़ है, तो मैं उनको बता दूं कि वर्ण या अक्षर एक ही चीज़ नहीं है, उसमें थोड़ा अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस पर चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उपसर्ग पढ़ रहे हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया कि भाई हम लोग कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो हमको पढ़ाया गया है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के पहले लग करके उनके अर्थ में विकृतता मतलब बदलाव लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्दों के अंत में लग करके उनके अर्थ में विकार उत्पन्न करते हैं, मतलब उनके अर्थ को बदल देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो संस्कृत में चूंकि हम लोग उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो उपसर्ग जो संस्कृत में है वह 22 उपसर्ग हैं। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वह 22 हैं। जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अभि, प्रति, सु इत्यादि, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वह 22 प्रकार के हैं और हिंदी में जो उपसर्ग हैं वह 13 प्रकार के हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में, ध्यान दीजिए शब्दांश की बात हो रही है, ठीक है ना। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का जो अंश होता है। तो जो शब्दांश शब्दों के
शुरुआत में, ठीक है ना, जुड़ करके उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ठीक, मैंने परिभाषा के पहले में से ही आपको समझा दिया है कि उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के पहले लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे शब्दांश का मतलब ये हुआ कि जो शब्द के अंश हैं, ठीक, जो शब्द के अंश हैं वो क्या करते हैं, शब्दों के पहले लग करके, जैसे अभी मैंने बताया कि परपरा, अप, सम, अनु, अव, निस, निस, दूर, ये क्या करते हैं कि शब्दों के पहले लग करके उनमें बदलाव ला देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्दांश मतलब जो शब्द के अंश हैं शब्दों के शुरुआत में जुड़ करके उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। बात समझ में आई? आगे देखिए, उपसर्ग शब्द उप, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग शब्द आखिर बना किससे किससे है। तो उपसर्ग शब्द उप, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है, समीप होता है। तथा सर्ग, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, ठीक है ना, सृष्टि करना मतलब उत्पन्न करना। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग शब्द किससे बना हुआ है, उप धन सर्ग। तो उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ क्या होता है, सृष्टि करना। तो शब्द के संयोग से बना है। हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्ग की संख्या 13, जैसा मैंने कि अभी आपको बताया, शुरुआत में ही बता दिया है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है, और हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, वह 13 प्रकार की है। उपसर्ग शब्द किससे बना हुआ है, उपधन सर्ग से। उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ क्या होता है, सृष्टि करना। शब्द के संयोग से बना। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग की संख्या कितनी है, 13 है, जबकि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 बताई गई है और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 बताई गई है। आगे देखिए, अर्थात ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में, आदि का मतलब होता है पहले, आदि का मतलब क्या होता है, पहले, पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो इतना समझ में आया। एक बार परिभाषा और आप लोग देखिए, जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बिल्कुल साफ है कि शब्दों के पहले, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पहले लग करके उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द उपधन सर्ग से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो कहने का भाव यह है कि शब्द के संयोग से बना है। हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्गों की संख्या कितनी है, 13 मानी गई है, जबकि संस्कृत में यही उपसर्ग 22 प्रकार के पाए गए हैं। परिभाषा अंत में हमारी क्या बनती है कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बात समझ में आई। आगे देखिए उदाहरण, जैसे यहाँ पे हार शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे हार शब्द लिखा हुआ है। हार शब्द का अर्थ है पराजय। हार शब्द का अर्थ क्या है छात्रों, पराजय। बिल्कुल साफ है भाई। अगर हार शब्द लिखा हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हार शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे पराजय होता है। अब ध्यान दीजिए कि परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से, ठीक है ना, शब्दांश का मतलब होता है जो उपसर्ग हमारे हैं, मतलब उनको जोड़ दें। अगर हार शब्द में प्र उपसर्ग, प्र जो हमारा शब्दांश है उसे जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा, है ना। तो प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द क्या बनेगा, प्रधन हार बराबर क्या, प्रहार। अब देखिए पहले हार शब्द का अर्थ क्या था, पराजय था, है ना। तो जैसे ही शब्दांश हमारा जुड़ा, मतलब वहाँ पे प्र उपसर्ग हमने लगाया, वैसे ही जो पराजय शब्द, हार शब्द का अर्थ पराजय था, वह तुरंत क्या हुआ, बदल गया, ठीक है ना, वह तुरंत परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे प्र शब्दांश जुड़ने से हार जो पराजय था वो बदल करके क्या बन गया, प्रहार बन गया। अब देखिए प्रहार का मतलब, पराजय का मतलब होता है हारा हुआ, और प्रहार का मतलब यहाँ पे क्या हो गया,
प्रहार का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है ना, किसी के ऊपर वार करना, ये होता है प्रहार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही शब्दांश के जुड़ने से, शब्द के पहले एक प्र जैसे शब्दांश के जुड़ने से हमारा अर्थ क्या हो गया, बिल्कुल बदल गया, ठीक है ना। जहाँ पे हम लोग पराजित हो रहे थे, जहाँ पे हार का मतलब पराजय था, वहाँ पे प्र जैसे शब्दांश के जुड़ जाने से अर्थ हमारा परिवर्तित होकर क्या हो गया, प्रहार हो गया। बात समझ में आई? आगे देखिए, इसी तरह आ जोड़ने से आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। इसी तरह मतलब जैसे हम प्र जोड़े, उसी प्रकार से आ अगर जोड़ दें तो आहार बन जाएगा। हार में क्या बन जाएगा, आ जोड़ने से क्या बन जाएगा, आहार बन जाएगा। सम जोड़ने से क्या हो जाएगा, संभार हो जाएगा, ठीक है ना। सा जोड़ने से क्या, सा जोड़ने से क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा सम जोड़ने से। और संहार का मतलब क्या होता है, विनाश। तथा वी जोड़ने से क्या हो जाएगा, विहार हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे कौन कौन से शब्दांश जुड़ रहे हैं हार में। पहले क्या जुड़ा, प्र जुड़ा, है ना, पहले क्या जुड़ा, प्र जुड़ा। तो प्र जुड़ने से हार में परिवर्तन हो गया, प्रहार बन गया, ठीक। हार शब्द था, हार का मतलब होता है पराजय, और उसमें प्र जैसे शब्दांश के जुड़ जाने से प्रहार शब्द बना। उसी प्रकार से बता रहे हैं कि अगर उसी में हम आ जोड़ दें, आ शब्दांश जोड़ दें तो आहार बन जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर सम उपसर्ग जोड़ दें, मतलब सम शब्दांश जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, संहार बन जाएगा। संहार का अर्थ होता है विनाश। उसी प्रकार से अगर शब्दांश जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, विहार। विहार का अर्थ होता है घूमना टहलना। विहार का अर्थ क्या होता है छात्रों, घूमना टहलना इत्यादि शब्द बन जाएंगे, ठीक है ना। उपर्युक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी, ठीक है ना। कौन कौन सा है, प्र है, आ है, सम है और वी है। का अलग से कोई अर्थ नहीं है, मतलब इनका अलग से कोई अर्थ नहीं है। ये एक प्रकार से अव्यय हैं, है ना। ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से अव्यय हैं जो व्यय न हो। लेकिन देखिए ये शब्द के पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं, ठीक है ना। भाई जब इनका कोई अर्थ ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, शब्द के अंश हैं, है ना। अब देखिए, और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं, मतलब जो शब्द जिनका कोई अर्थ न हो, कोई मतलब न हो, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, शब्दांश कहेंगे। मतलब शब्द के अंश कहे जाएंगे। ये ना तो शब्द कहे जाएंगे, ना तो कुछ और कहे जाएंगे, ये शब्द के अंश कहे जाएंगे। एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, ठीक है ना। एक उपसर्ग है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे प्र उपसर्ग है, यहाँ पे प्र उपसर्ग का अलग अलग अर्थ हो सकता है, ठीक है ना। अब प्र उपसर्ग का अलग अलग अर्थ हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो प्रहार हो गया तो प्रहार ही रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। वे शब्द में जुड़ने के पश्चात ही अर्थ देते हैं और ये अर्थ भिन्न भिन्न शब्दों में अलग अलग होते हैं। आइए देखते हैं, जैसे अ शब्दांश है और मन शब्द है। ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है ना। कह रहा है कि एक शब्दांश के कई अर्थ हो सकते हैं, और कैसे, वो शब्द में जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका अर्थ पहले से ही आप निकाल दो, ठीक है ना। अ उपसर्ग है, मतलब अशब्दांश है, उपसर्ग कहें या शब्दांश कहें, अशब्दांश है, और मन जो है वो शब्द है, ठीक है ना। मूल शब्द हमारा क्या है, वो मन है। यहाँ पे अ अगर शब्दांश लगा हुआ है तो क्या बना, अमन क्या बना, अमन बना हुआ है। यहाँ अ उपसर्ग शांति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अमन का मतलब क्या होता है, शांति, चैन, है ना। शांति, चैन, अमन का मतलब क्या हुआ, शांति और चैन। अधन मन, मतलब अ शब्दांश है, मन हमारा मूल शब्द है, इसमें अ जुड़ जाने से अमन शब्द बना। तो अमन का अर्थ यहाँ पे क्या है, अमन का अर्थ क्या है, अमन का अर्थ होता है शांति, चैन। तो अ उपसर्ग शांति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, मतलब जो हमारा अ शब्दांश है वो शांति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो कहने का मतलब अभी अभी मैंने परिभाषा में पढ़ा है, बताया आपको कि जो हमारा उपसर्ग होगा वह शब्द में जुड़ने के बाद ही अर्थ को क्लियर करेगा, है ना। अब देखिए, अ यहाँ पे है और चल शब्द है। मूल शब्द हमारा क्या है, वो चल है, और अ हमारा क्या है, ये शब्दांश है। तो
अ में चल लग करके क्या बना, अचल। अब ध्यान देंगे यहाँ पे मन में अ लगने से अमन बना और यहाँ पे चल में अ लगने से अचल बन गया। यहाँ पर आ का अर्थ क्या होगा, नहीं। यहाँ पे आ का अर्थ क्या होगा, नहीं। बात समझ में आई। वहाँ पे क्या था, शांति, और यहाँ पे क्या है, नहीं। मतलब अचल, मतलब अचल का मतलब होता है, चल का मतलब जो चलता हो, अचल का मतलब क्या है, जो अडिग हो, बिल्कुल स्थिर हो। ठीक है ना। बात समझ में आई। तो जो हमारे उपसर्ग होते हैं, ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है ना। एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। वो जैसे ही शब्द में प्रयुक्त होता है वैसे ही अर्थ को क्लियर करता है, उसके पहले अर्थ क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है ना। हमने आपको उदाहरण रूप में बता दिया अमन और अचल। अब आइए आगे देखते हैं। नोट में देखते हैं कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। जो हमारा शब्दांश उपसर्ग है वो हमेशा मूल शब्द हमारा जो होगा उसके आदि में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसके बाद नहीं। कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है कि भाई क्या उपसर्ग हमारे एक ही हो सकते हैं, है ना। क्या उपसर्ग हमारे एक ही हो सकते हैं, अन्यथा एक से अधिक भी हो सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपसर्ग हमारे एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। उपसर्ग हमारे एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग जो हमारे होते हैं वो क्या एक ही शब्द में एक ही उपसर्ग लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आप उन्हें बताएं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें एक से अधिक भी उपसर्ग लग सकते हैं। जैसे प्रत्यपवाद शब्द है, यहाँ पे हमने लिखा कि प्रत्यपवाद शब्द है, यहाँ पे प्रति धन अपधन वाद। ठीक है ना। प्रति धन अपधन वाद। अब देखिए यहाँ पे प्रति भी उपसर्ग है और अप भी उपसर्ग है, और वाद जो हमारा है वो हमारा मूल शब्द है। बात समझ में आई। उसके पहले दो उपसर्ग लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे दो उपसर्ग लगे हैं। तो कहने का भाव हमारे ये है कि जो हमारे उपसर्ग होंगे वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। समालोचना शब्द है, समालोचना में सम और आ, सम धन आ धन लोचन, लोचन के पहले दो उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है ना। व्याकरण शब्द है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण के पहले क्या लगा हुआ है, विच्छेद, वी धन आ धन करण। तो यहाँ पे वी उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है और करण उपसर्ग, करण मूल शब्द दिया हुआ है। ठीक है ना। तो कहने का मेरे सेंस ये है कि अगर आपसे कोई बात करता है, पूछता है कि भाई जो हमारे उपसर्ग होते हैं वह कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आप बताइए उनको। संस्कृत में हमारे उपसर्ग 22 हैं और हिंदी में कितने हैं, 13 हैं। और अगर आपसे बात की जाए कोई पूछता है कि क्या शब्दांश में जो हमारा मूल शब्द है उसके पहले एक ही उपसर्ग लगेगा, तो आप उन्हें बताएं कि एक ही उपसर्ग तो लगेगा ही, लेकिन आवश्यकता का पड़ने पर दो उपसर्ग, तीन उपसर्ग हो सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए उपसर्गों का वर्गीकरण, है ना, उपसर्गों का वर्गीकरण। तो देखिए, तो उपसर्गों का वर्गीकरण, अभी हम लोग उपसर्ग की परिभाषा पढ़े हैं और उसका उदाहरण मात्र पढ़े हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग उपसर्गों का जो वर्गीकरण है वह कैसे कैसे हो रहा है। उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हिंदी में उपसर्ग मैंने बताया आपको 13 हैं। संस्कृत में उपसर्ग, अरबी, उर्दू या फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है ना। अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक। अब नोट में क्या दिया हुआ है, उपसर्गों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। बात समझिए कि दिया हुआ है कि भाई हिंदी में 13 उपसर्ग हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। तो कहने का भाव यह है कि उपसर्गों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। यहाँ जो संख्याएं दी जा रही हैं वे उनके उपयोग के आधार पे हैं। ठीक है ना। जो भी संख्या यहाँ पे 13, 10, 22 जो भी हैं वो उनके उपयोग के आधार पे दी जा रही हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती कि भाई 13 है तो 13 ही रहेंगी, आवश्यकता पड़ने पर घट बढ़ भी सकती हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग,
ठीक है ना। अभी मैं संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदी के बारे में हम लोगों को जानकारी रखना है। तो हिंदी में जो उपसर्ग हमारे हैं वह कितने प्रकार के हैं, तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि हिंदी में जो हमारे उपसर्ग हैं वह 13 प्रकार के हैं। देखिए, हिंदी में प्रमुख उपसर्ग की संख्या 13 है। हिंदी में प्रमुख उपसर्गों की संख्या कितनी है छात्रों? 13 प्रकार की है। जैसे अ उपसर्ग है, अध उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, फिर अन उपसर्ग है, औ और अव उपसर्ग है, क उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, दु उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, बिन उपसर्ग है, भर उपसर्ग है, शु उपसर्ग है। ठीक है ना। तो आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब अभ्यास से कंठस्थ हो जाया करती हैं। तो एक बार और देख लीजिए, हिंदी में प्रमुख उपसर्गों की संख्या कितनी है छात्रों? 13 प्रकार की है। तो पहला कौन सा है? अ उपसर्ग है, अध, अन, अन, औ, औ, क, कु, दु, नि, पर, बिन, भर, शु। ये क्या है? हिंदी में 13 प्रकार के उपसर्ग हैं। तो अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब है अभाव या निषेध। अन का मतलब क्या है? अभाव या निषेध। शब्द बनेगा इसमें अछूता, अटल। ठीक है ना। शब्द क्या बनेगा? अछूता और अटल। अध का मतलब क्या है? आधा। अध का मतलब क्या है? आधा। यहाँ पे हो जाएगा अधपका, अधमरा। ठीक है ना। अन यहाँ पे उपसर्ग है, अन का मतलब होता है अभाव, अनमोल, अनबन। ठीक है ना। फिर उसके बाद है यहाँ पे उन होगा, यहाँ पे उन शब्द है। उन का मतलब होता है एक कम। उनका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग 29 पढ़ते हैं तो 29 का मतलब क्या होता है? एक कम, मतलब 30 में एक कम 29 हुआ। ठीक है ना। और 19 पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कम, मतलब 20 में एक कम। तो उनका मतलब हुआ एक कम, तो 29 शब्द बनेगा और 59 शब्द बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद अव शब्द है और अव शब्द है। अव और अव शब्द है, दोनों हो सकते हैं। तो अव का मतलब या अव का मतलब होता है हीन या निषेध। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा शब्द? अवगुण और अवघर। अवगुण और अवघर। का शब्द है, मतलब का शब्दांश है, का उपसर्ग है, तो का मतलब होता है बुरा या हीन। ठीक है ना। इसमें बन जाएगा शब्द आपका कपूत या कचोट। ठीक है ना। ऐसे शब्द बनाएंगे। फिर उसके बाद है कु। कु का मतलब होता है बुरा। कु का मतलब क्या होता है? बुरा। तो यहाँ पे कुचाल शब्द बनेगा और कुचैला शब्द बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद दू दिया हुआ है। दू का मतलब होता है कम, बुरा, दो। तो यहाँ पे शब्द हमारा बनेगा दुबला, दुलारा और दुरंगा। दुबला, दुलारा और दुरंगा। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं ऐसे उपसर्ग लगाकर। नि का मतलब होता है कमी। नि का मतलब क्या होता है छात्रों? कमी। तो यहाँ पे निगोड़ा शब्द बनेगा और निडर। ठीक है ना। निगोड़ा शब्द और निडर। पर उपसर्ग दिया हुआ है। पर का मतलब होता है दूसरा और या बाद का। बाद का। ठीक है ना। दूसरा या बाद का। तो यहाँ पे हमारा शब्द क्या बनेगा? परलोक, परोपकार। ठीक है ना। परलोक या परोपकार में पर उपसर्ग लगा हुआ है। बिन शब्द दिया हुआ है। बिन का मतलब होता है बिना। ठीक है ना, या निषेध। बिन का अर्थ क्या होता है? बिना या निषेध। और इसका बनेगा बिन बादल, और एक शब्द और बनेगा बिन ब्याहा। बिन ब्याहा। ठीक है ना। जिसकी शादी नहीं हुई रहती तो उसको क्या बोलते हैं? बिन ब्याहा। ठीक है ना। बिन का अर्थ क्या होता है? बिना या निषेध। तो शब्द हमारे बनेंगे बिन बादल या बिन ब्याहा। भर उपसर्ग लिखा हुआ है। भर का अर्थ होता है पूरा। भर का अर्थ होता है पूरा। जैसे हम लोग कहते हैं कि भरपेट। भरपेट का मतलब पेट भर कर, है ना। भरपेट का मतलब क्या है? पेट भर कर। भरकस। भरकस का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रयास किया, मतलब कहते भरकस प्रयास किए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो भर का अर्थ होता है पूरा, भरपेट और भरकस। सु का अर्थ होता है अच्छा। सु का अर्थ क्या होता है छात्रों? अच्छा। तो यहाँ पे शब्द हमारा क्या बनेगा? सुडौल और सुजान, है ना। सुडौल और सुजान। तो एक बार और देख लीजिए आप लोग, हिंदी के उपसर्गों की संख्या मैंने आपको बताया है वह 13 प्रकार की हैं, जबकि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या वह 22 प्रकार की हैं। तो चूँकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग हिंदी के उपसर्गों पर चर्चा करेंगे।
हिंदी के उपसर्गों की संख्या जैसा कि बताया गया कि 13 प्रकार के हैं। तो पहला कौन सा है? अ है, अध, अन, उन, औ, अव, क, कु, दु, नि, पर, बिन, भर, सु। ये सारे उपसर्ग किसके हैं? ये सारे उपसर्ग हिंदी के हैं। अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध, इसमें शब्द बनेगा आपका अछूता, अटल। अध का अर्थ होता है आधा, इसमें आपका शब्द बनेगा अधपका या अधमरा। अन का अर्थ होता है अभाव, है ना, तो इसमें आपका शब्द बनेगा अनमोल या अनबन। उन का अर्थ होता है एक कम, तो 29 और 59 ऐसे शब्दों में उन उपसर्ग हमारा प्रयुक्त होगा। अव, अव, तो अव का मतलब होता है हीन या निषेध, तो इसमें हमारा शब्द बनेगा अवगुण या अवघर। तो क लिखा हुआ है, क उपसर्ग है, क का मतलब होता है बुरा या हीन, तो कपूत या कचोट। कु का अर्थ होता है बुरा, तो इसमें कुचाल, कुचैला, है ना। तु का अर्थ होता है कम, बुरा, तो इसमें शब्द बनेगा दुबला, दुलाला, दुलारा या दुरंगा। नि का अर्थ होता है कमी, ठीक है ना, निगोड़ा या निडर। उसके बाद पर में दूसरा, पर का अर्थ होता है दूसरा, बाद का तो परलोक या परोपकार। फिर बिन, बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध, तो हमारा शब्द जो बनेगा बिन बादल या बिन ब्याहा। भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भरपेट, भरकश। सु का अर्थ होता है अच्छा, है ना, सु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अच्छा, तो सुडौल या सुजान। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आगे की क्लास के लिए हम आप लोगों को आशा करते हैं कि आगे की जो क्लास होगी वो इससे भी अच्छी प्रयास करेंगे बताने का। बहुत बहुत धन्यवाद।